मारेंगे, उन्होंने भी मारेंगे। एक औरत है, बच्ची जी की उम्र होनी है तकरीबन 12-13 साल। 2 बंदे ने बस पापा ने कहा ले लो, मैं माफ कर दो, बाहर से ले लो, CTD के मौक़िफ़ के मुताबिक ये ऑपरेशन 100% इंटेलिजेंस बेस्ड 72 घंटों के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली है। 20 मिलियन जो इफेक्टेड फैमिली है उसको हमने कंपनसेशन दिया है। सानिहा साहिवाल बज़ाहिर मावराए अदालत कत्ल और झूठे पुलिस मुकाबलों के पुराने तसलसल की एक कड़ी लगता है। हुकूमत पंजाब ये एतराफ़ कर चुकी है कि मारे जाने वालों में शामिल खानदान की खातून और बच्ची समेत 3 अफराद बेगुनाह थे और ऑपरेशन की मंसूबाबंदी बहुत नाक़िस थी। जिस तरह इस गाड़ी पर हमला किया गया, ऐसा हमला सिर्फ वहाँ मुमकिन होता है जहाँ दहशतगर्द एक स्विच दबाकर या गाड़ी टकराकर बहुत सी जानों को निकल जाने वाले हों, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब खुफिया मालूमात भी नाक़िस थी। महकमा दाखिला पंजाब का मानना है कि सफेद गाड़ी को ड्राइव करने वाले ज़ीशान का मुबैना ताल्लुक दाइश के एक गिरोह के सरगना अदील हफीज से था। अदील हफीज को चंद रोज पहले CTD ने फैसलाबाद में एक मुकाबले में हलाक कर दिया था। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक ज़ीशान जावेद दाइश के इस कारिंदे हफीज अदील के दरमियान फ्रीमा नामी एप्लीकेशन पर राब्ता होता था। अदील हफीज के मोबाइल सिम से ये पता चला कि अदील हफीज चुंगी अमर सद्दू के इस इलाके में कई दिन तक रहा जहां ज़ीशान का घर था और ये अंदाजा लगा लिया गया कि मुबैना तौर पर ये ज़ीशान की रिहाइशगाह पर या उसके घर के आसपास रहा और इसमें सहूलतकारी ज़ीशान ने की। मोबाइल सिम से जियो फेंसिंग मुमकिन है। ये मालूम किया जा सकता है कि किस वक्त कोई फोन किस इलाके के किस मोबाइल टावर से मुंसलिक था और उसकी पोजीशन क्या थी, मगर इतनी एक्यूरेट पोजीशन के घर का पता चल जाए ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल लोकेटर नामी डिवाइस से मुमकिन है। और साफ पता चलता है कि ये मालूमात अदील हफीज के मुकाबले में मारे जाने के बाद की है और ये अंदाजा लगा लिया गया कि दहशतगर्द ज़ीशान के घर पर रहे होंगे। ज़ीशान के खिलाफ एक और पॉइंट जो महकमा दाखिला पंजाब के पास है वो कुछ यूं कि कुछ दिन पहले एक सिल्वर कार लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट कर रही थी और एक सफेद ऑल्टो उस कार की रहनुमाई कर रही थी। इसी तरह की दीगर मालूमात हैं जो ज़ीशान की तरफ इशारा करती हैं, मगर इसमें कोई मुसद्दिका पहलू ऐसा नहीं है जो वाकई ज़ीशान को दाइश का सहूलतकार साबित करता हो। ज़हन में मेरे ये सवाल था कि ज़ीशान का ताल्लुक अगर किसी दहशतगर्द नेटवर्क के से है तो फिर ज़ीशान के घर पर रेड भी की गई होगी, शवाहिद भी इकट्ठे किए गए होंगे, सबूत जमा किए गए होंगे, लिटरेचर हाथ लगा होगा, असलहा गोला बारूद हाथ लगा होगा। तो इसलिए मैं दिन के वक्त यहाँ पर आया कि इस पूरे इलाके को भी आप ज़रा सही से देखें, इस घर को भी देखें जहाँ ज़ीशान का घर छुपा हुआ नहीं है, उसके नाम की तख्ती यहाँ पर लगी हुई है और मैं चाहता हूँ कि जाके खुद ही देखूँ कि एक दहशतगर्द का घर कैसा होता है। हो सकता है मुझे यहाँ से कोई दाइश का लिटरेचर मिल जाए, कोई बम बनाने की फैक्ट्री अंदर लगी हुई हो। अस्सलाम वालेकुम, आ सकते हैं अंदर? जी, ज़ीशान का कमरा आप मुझे दिखाएंगे? हमें पता ये चला है कि हुकूमत ये कहती है कि वो दहशतगर्द था। सर आप आए यहाँ पे देखें, दहशतगर्द ऐसे होते हैं, दहशतगर्दों के घर ऐसे होते हैं। आए। हम तो सर खुद चाहते हैं कि यहाँ पे कोई आए, ठीक है? अच्छा, अभी तक कोई रेड नहीं हुई ना? नहीं सर, कोई वो एक सिपाही भी नहीं आया? नहीं सर, वो परसों ना कल रात को SHO साहब आए थे। अच्छा, उन्होंने माँ जी का बयान लिया, ठीक है? क्या बयान लिया? हाँ जी। तलाशी ली? नहीं, तलाशी वगैरह नहीं ली उन्होंने। नहीं ली? नहीं। ये कैसा दहशतगर्द है जिसको जो मार तो दिया गया मगर इसकी तलाशी कोई नहीं हुई? कौन सा कमरा है सर? ये कमरा है, ये ज़ीशान का कमरा है। तो ज़ीशान को कोई पढ़ने वढ़ने का शौक़ था? हाँ जी सर। कहाँ है उनकी किताबें? किताबें वो दूसरे वो देखें, मुझे कुरान पढ़ते थे इसके सबसे पहले, सुबह नमाज वगैरह पढ़ के। अच्छा, उसकी बेटी माशाल्लाह 8 साल की, कलाम पाक रखा हुआ है यहाँ पर? जी सर। अच्छा, ये बच्चों की किताबें? हाँ जी। कितने बच्चे हैं इनके? उनकी एक ही बेटी है। क्या उम्र है बेटी की? बेटी की उम्र सर 8 साल है। 8 साल की बेटी है जी। कोई शायद दाइश का लिटरेचर मिल जाए यहाँ पर? हाँ, ये बच्चों की कोर्स की किताबें हैं, अखबार है,
बच्चों के खिलौने हैं। और कहाँ बैठ के पढ़ते थे वो? सर दूसरी जगह वो भाभी नमाज़ पढ़ रही है वहाँ, आज आ जाए कोई मसला नहीं, वहाँ लेडीज़ बैठ। बस ये किताबें इनकी। तारीख़ तिब्री, उसकी भी चंद जिल्दें मौजूद हैं, मुकम्मल नहीं है ये। मुस्लिम शरीफ अहदीस की किताब है, डिक्शनरी है, सही बुखारी, जामे तिरमिज़ी, अहदीस की किताबें और तारीख़ की किताबें, कलाम पाक है। तो यहाँ मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। और एक अक़ली तकाज़ा ये है कि अगर ज़ीशान दहशतगर्द था, ये नाम लिखा हुआ है ज़ीशान का, ज़ीशान का नाम लिखा हुआ है इस सिपारे पर। अक़ली तकाज़ा ये था कि अगर ज़ीशान दहशतगर्द था तो यहाँ पर रेड होनी चाहिए थी, यहाँ तलाश करते कि क्या कुछ यहाँ पर उसके पास मौजूद था, कहीं कोई असलहा था, कहीं कोई लिटरेचर था, कोई डायरी होगी जिसमें कोई कॉन्टेक्स्ट होंगे उन दहशतगर्दों के जिनसे वो राब्ते में था, तो बड़ी लीड मिल सकती थी। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ज़ीशान को मारने के बाद आप शवाहिद जमा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा दहशतगर्द है जिसे मारने के बाद आप कड़ियाँ तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसका ताल्लुक़ दहशतगर्दी से जोड़ा जाए। भाभी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सब्र दे आपको, दर्जात बुलंद करे मरहूम के। जब हुकूमत ने ये कहा, हुकूमत की वज़रा ने कहा कि ज़ीशान का ताल्लुक़ दहशतगर्दों से था, कभी आपने ऐसी कोई बात महसूस की थी? मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं महसूस की। अगर वो उसका तल्लुक़ दहशतगर्दी से था, उन्होंने उसको उधर टारगेट कर दिया। जिस वक्त वो उन्होंने वीडियो अपलोड की जो उन्होंने टारगेट किया, तो उसके साथ ही उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अपलोड होने चाहिए थे उसी वक्त, ताकि आवाम को पता चल जाए कि ये वक़ुआ इस वजह से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है कौन सा ऐसा दहशतगर्द है जिसके घर के बाहर उसके नाम की नंबर प्लेट लगी हुई है। जो गाड़ी को कह रहे हैं कि ये गाड़ी ऐसी है, दहशतगर्दी के इस्तेमाल में है, ये गाड़ी सारे इधर लाहौर शहर में जिधर इतने कैमरे हर सड़क पे लगे हैं घूमती रही है। मोटरवे पे ये गाड़ी आती जाती थी, इसी रास्ते से जिस पे अब उन्होंने टारगेट किया। थोड़ी दूर आगे साहिवाल से गांव में मेरी अम्मी का घर है, इसी रास्ते से पता नहीं कितनी दफ़ा इस गाड़ी पे हम वहाँ गए हैं। अगर ये दहशतगर्द की गाड़ी थी तो क्या इस मुल्क में ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो उसको रोक सकती? मारना ही ज़रूरी था, मारना ही ज़रूरी था। 7 जनवरी 2019 को मेरे भाई अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए हैं और मैं, मेरी बेटी और मेरा मियाँ इसी गाड़ी पे उनको रिसीव करने गए हैं। मैं गाड़ी एयरपोर्ट के अंदर भी गई है और उसको रिसीव करके वापस भी आई है। क्या अगर उधर एयरपोर्ट पे कोई हादसा हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन था? पूरे कैंट से गुजरी होगी गाड़ी तो? पूरे कैंट से गुजर के गई है, तो कोई हादसा हो जाता कौन ज़िम्मेदार? नाके लगे हुए दोनों तरफ। जी, हर तरफ नाके लगे हुए थे। नाकों से गुजर के जाती पहले भी गाड़ी उस दिन भी गई है, तो क्या वो उसको रोक नहीं सकते थे? हादसा हो जाता कौन जिम्मेदार था उसका? वो जो ड्यूटी पे अहलकार थे, क्या उनको इतनी सेंस नहीं है कि वो उस गाड़ी को रोक सकते? एक तरफ तो ज़ीशान को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, फिर दहशतगर्द की माँ को बुलाकर उससे मुलाकात करने की भी ख्वाहिश है। पुलिस लेके जाती है, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे रोकती है, रेस्टोरेंट्स पे रोकती है, एक्साइज की बिल्डिंग में वो कहती है कि जीने चढ़ाकर ऊपर लेके जाती हैं, उतारती हैं। जब वो वापस आई हैं तो उनके पैर सूज गए। तो दहशतगर्द की माँ से सदर मुमलिकत क्यों मिल रहे थे? अगर वो दहशतगर्द है तो उसकी माँ से क्यों मिल रहे थे? तो ये सब घोरक धंधा है। और पुलिस तो करती रही है ये सब कुछ। पुलिस तो, आप खुद जब इक़्तिदार में नहीं थे तब भी कहते हैं कि पुलिस को ठीक करना था। पुलिस तो शुरू से ऐसी थी, पुलिस में काली भेड़ें मौजूद हैं। मगर आपको क्या हो गया? आप हुकूमत में आने के बाद पुलिस की इन काले करतूतों का दिफा कर रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए आपको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर हाजिर हैं और इस वक्त हमारे साथ ज़ीशान की वालदा और खलील साहब के भाई मौजूद हैं। एक भाई मुद्दई हैं। ज़ीशान साहब की वालदा और खलील साहब के भाई, इनको मुकामी पुलिस ने ये कहा कि इन्हें सदर मुमलिकत से मिलवाना है, चेयरमैन सेनेट से इनकी मुलाकात करवानी है, और इनको यहाँ से लेके गए। और वो फ़ासला जो 3-4
मैक्सिमम 5 घंटे में तय हो जाना चाहिए था, उस फासले को बहुत तवील किया, बहुत आहिस्ता लेके गए। और जब पहुँचे ऐवान सदर, जहाँ पर आरिफ अलवी साहब और संजरानी साहब को मुलाकात करनी थी इनसे बकौल मुकामी पुलिस के, तो पता चला कि आरिफ अलवी साहब कराची जा चुके हैं और संजरानी साहब बलूचिस्तान वापस जा चुके हैं। कोई मुलाकात शेड्यूल ही नहीं थी सदर मुमलिकत से। मकसद क्या था? मैंने जब इनसे गुफ्तगू की तो मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि मुकामी पुलिस ने इनको वहाँ ले जाने से पहले कुछ बयानात लिए, बयानात लिखवाने के बाद उस पर सिग्नेचर लिए, वो कुछ लिखवाना चाहते थे। समझ से बालातर है कि हुकूमतों का इतना कम कंट्रोल है अपने इदारों पर कि एक के बाद एक गलती, एक के बाद एक जुर्म और घिनौना जुर्म, कि एक बार आपने बेगुनाहों को मार दिया, बेदर्दी से मारा, फिर उसको छुपाने के लिए आपने हुकूमत के साथ मिलकर, हुकूमत इसमें शामिल है, प्रेस रिलीज़ जारी की कि ये दहशतगर्द थे। ज़ीशान का तो ताल्लुक़ इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने और कह दिया, और अभी भी इस बात पे कायम है कि ज़ीशान का ताल्लुक़ दाइश से है। बहरहाल उसकी वालदा यहाँ पर मौजूद हैं, मोहल्ले वालों से बात की, मैंने इनके घर को देखा और सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आया वो ये कि जब आप किसी दहशतगर्द को मारते हैं और आपको पता होता है कि उसका घर कहाँ है, उसके रिश्तेदार कहाँ हैं, उसके दोस्त कहाँ हैं, तो आप सबके घरों पर रेड करते हैं। कम से कम उस दहशतगर्द के घर पे तो ज़रूर छापा मारते हैं जिसको आपने मारा होता है, और आते हैं वहाँ पर तलाशी लेते हैं कि उसके पास कौन सा लिटरेचर है और कौन कौन से शवाहिद हैं, क्योंकि आप तो मुकाबला कर रहे हैं ना, आप तो पीछा कर रहे हैं, दाइश जैसी जमात का पीछा कर रहे हैं जिसलिए आपने ज़ीशान को मारा। अम्मा, आप लोगों से एक सबसे पहले तो ताज़ियत, जो आपका दुख है कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ मकसद ये है कि एक तरफ से हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपके साथ खड़े हैं कि जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने लेकर आएँ। क्या ज़ीशान की शहादत के बाद पुलिस वाले आपके घर पर आए, उन्होंने छापा मारा, यहाँ आपके घर की तलाशी ली? नहीं, घर में कल ही आए थे कि आपने हमारे साथ जाना है। मैं वो बिल्कुल वो जानूंगा, बस। कोई छापा नहीं मारा? नहीं। अच्छा, आपने कभी सुना है कि कोई दहशतगर्द मारा जाए और उसके बाद उसके घर की तलाशी ना ली जाए? ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि आप इतने वसूख के साथ अभी भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अम्मा, अब ये बताएं कि कल जो आपको सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से और सादिक संजरानी साहब से मिलवाने के लिए फ़ोन आया था, वो किसका फ़ोन था? कौन यहाँ आया? कौन आपको लेकर गया? वो SHO आया था हमारे इलाके का। उसने कहा जी हमने आपको लेके जाना है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, इतनी तो दूर है। फिर मैंने सोचा बच्चे अकेले जाएंगे, मैं इनके साथ ही जाऊँ। डर गई ना बाप? डर गए ना हमने। फिर हम गए हैं, रास्ते में 3-4 दफ़ा रेस्ट किए। अच्छा। कभी किसी पेट्रोल पंप पे, किसी होटल पे, इस तरह जाते जाते हमें 12 बज गए हैं। उधर गए हैं 5 मिनट सिर्फ अंदर गए हैं, उधर ये खड़े अंदर गए हैं ना। जब मैं गाड़ी में रही हूँ, पानी में ढूंढती रही कि पानी मिले मैं पी लूँ, नहीं मिला। फिर मेरा बेटा बाहर आया, उसने हमें, तो पुलिस वालों के पास गाड़ी में पानी नहीं था? पानी नहीं था। तो जब पेट्रोल पंप पे बैठे बैठे हम थक गए, हमने कहा ये अंदर फिर गए वर्दी पहन के। फिर जब वापस आए हैं तो हमने कहा भाई हमने नहीं खाया ना, हमें घर ले चलो, वापस हम जा रहे हैं, हमें छोड़ दो, हम खुद ही चले जाते हैं। कहते नहीं नहीं मैं भी जा रहा हूँ। फिर हमने कहा कि आपने क्या किया अंदर जा, क्या कहा उन्होंने? बताता हूँ गाड़ी में जाके। तो गाड़ी में बैठे भी नहीं बताया। फिर हमें उन्होंने खाना खिला, एक जगह होटल में गए अंदर, उधर से खाना नहीं है। फिर उधर से निकले, फिर बाहर आए, फिर खाना खाया, फिर आए, फिर आगे रुके, फिर रुके, 3-4 दफ़ा रुके हैं। तो फिर हम रात के, कितने घंटे लगे? हम रात के 1:35 पे मेरा ख्याल या 25 मिनट पे घर आए हैं। यहाँ से इस्लामाबाद पहुँचने में कितने घंटे लगे? जाने में आप साथ थे कितने? सुबह 6 बजे आप यहाँ से 6 बजे हम इधर से निकले थे। इस्लामाबाद कब पहुँचे? तकरीबन 3:30 बजे। 9 घंटे? हाँ जी, 9.5 घंटे जी जी। यहाँ से इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का रास्ता लाहौर से कितना? 5 घंटे का। अच्छा, जब वहाँ पहुँचे, माइक को करीब कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। जब आप वहाँ पे पहुँचे जी जी, तो ऐवान सदर के गेट पर पहुँचे, अंदर दाखिल हुए? जी हो। कहाँ तक गए अंदर? नहीं, सिर्फ गेट के साथ जाके बैठे कहीं किसी सोफे में बैठे? नहीं, गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर है। हाँ जी। फिर वहाँ पर क्या बताया गया आपको?
उन्होंने बताया नहीं, फिर सामने बाहर लेके आ गए। अच्छा, फिर बाहर लेकर आ गए? हाँ जी, बताया उधर कुछ नहीं, उन्होंने गाड़ी में बिठाया, फिर बाहर ले आए। ठीक है। फिर बाहर पेट्रोल पंप था, हाँ। उधर हमें उधर छोड़ गए। आप वो SHO साहब नाल जो गार्ड से उनके, वो चले गए। हम उधर बैठे रहे को घंटा 1.5 घंटा उधर रहे। फिर हमने फ़ोन किया SHO के हम वापस जा रहे हैं, हम इधर नहीं रहना। हमारी कोई मुलाकात आपने करवाई नहीं, किस मकसद के लिए हमें लेके आए हो? अच्छा, जब आप वहाँ पहुँचे तो आरिफ अलवी साहब जा चुके थे, संजानी साहब जा चुके थे कोयटा या बलूचिस्तान, जहाँ पर जाना था। और हम लोगों ने उधर बताया कि वो सब लोग इधर कोई है ही नहीं, आप किससे मुलाकात करोगे? इन्होंने तो कोई बात नहीं की हमसे, लोग बताते रहे। फिर हमने फ़ोन किया कि हम वापस जा रहे हैं, आप आ जाएँ जब तक हमारा दिल करेगा। फिर SHO साहब फिर वापस आए 1.5 घंटे बाद साढ़े को। हमने यही दरख्वास्त की कि हमें ना छोड़ दो, हम ये इधर से गाड़ी ले लेंगे, घर जा रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, मैं बात तो बताओ, हमें लेके किस मकसद के लिए तुम आए थे? मैं गाड़ी में बैठकर बताता हूँ। गाड़ी में बैठ गए, थोड़ी सी आगे गए, फिर गाड़ी साइड पे खड़ी करके फ़ोन पे लग गए। वो इधर से फ़ोन आ रहा है जी का, आप उससे मुलाकात करोगे? मैं IG से नहीं करूँगा मुलाकात। फिर IG साहब कह रहे थे कि मुलाकात कर दें, यही कह रहे थे। अच्छा, SHO साहब कह रहे थे कि आप IG से मुलाकात करें। फ़ोन आ रहा, मैं हंसी, उनके देर नहीं जाना, सानू वापस ले जाएंगे। शाम हो गई, फिर आगे गाड़ी खड़ी कर ली। फिर आगे अगले जो गाड़ी में बैठे थे ना हम, वो SHO साहब भी हमारे साथ थे। उधर से निकले, पिछली गाड़ी में आन के बैठ गए, हम उधर बैठे रहे। फिर मैं बाहर निकला, मैं फिर इनके पास गया, मैं साहब जी हम जा रहे हैं, जब दिल करे आप आ जाएं। नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको छोड़ूंगा नहीं, हम घर लेके जाएंगे। उधर से गाड़ियाँ फिर निकाली, फ़ोन करने शुरू हो गए, हमने खाना खाना है, पता नहीं किसको कर रहे थे। PC होटल पे लगा मैं। अच्छा, उधर जाकर बिठा दिया, बैठे रहे वो मेरा 15-20 मिनट बैठे रहे। ये कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे। हमें डर भी था कि यार पता नहीं हमसे क्या कर रहे हैं। अच्छा। शाम हो गई है इधर हम। फिर उन्होंने कहा जी चलें, इधर खाना नहीं है, इस होटल में खाना नहीं था। अच्छा, आए हम बाहर जाके खा लेंगे। फिर फौरी तौर पर बाहर आ गए। ऐसे तो कह रहे थे हम खाना खुना। वो फिर आपको लेकर एक और होटल में ले गए। फिर एक और होटल में? हाँ जी। उधर उन्होंने खाना छाना भी खाया, हमें भी खिलाया। उधर से फिर वापसी हम जब निकले हैं, थोड़ा सा बाहर आए, फिर एक होटल पे चाय इन्होंने पी। अच्छा, फिर चाय पीनी थी? हाँ जी। अच्छा। ऐसी बस कभी चाय पी ली, कभी पानी पी लिया, ऐसे करते करते 1:30 बजे में वापस। 1:30 बजे वापस? अच्छा। और फिर बस जो मुझे इसमें काम की बात लगी वो ये कि उन्होंने आपसे कोई बयान ज़रूर लिया है बस, और उस पर साइन करवा? उधर नहीं कोई बयान लिया, यहाँ जाते वक्त लिया? जाते वक्त रात 2 बजे तक इधर रहे हमारे पास। अब अगर आरिफ अलवी साहब ने नहीं बुलाया था, पहले तो आरिफ अलवी साहब को बुलाना ही नहीं चाहिए था। मुतासिरा ख़ानदान ये है, सफ़े मातम इनके घर में बिछी हुई है, आप वहाँ बुलाकर इनसे ताज़ियत क्यों करेंगे? आपको आना है तो यहाँ तशरीफ़ लेकर आएँ, यही इंसानियत का तकाज़ा है, यही तहज़ीब और तमीज़ का तकाज़ा है कि आप यहाँ पर आएँ। बहरहाल आपने ये हरकत की। अम्मा, ज़ीशान के बारे में हुकूमत का ये कहना है कि ज़ीशान जो है वो उसका ताल्लुक़ दाइश के साथ है, इस्टेब्लिश है, बड़े वसूख से कहती है कि दहशतगर्द तंजीम है दाइश, उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। नहीं, हमारे घर में कभी कोई आया ही नहीं, ना उसने कभी किसी आदमी को बुलाया है, ना हमारे घर में कोई रहा है। कोई मोहल्ले वाला कोई बता दे, कोई इसके साथ आता जाता फिरता उठता, अगर तल्लक था उसको पकड़ लेते, घर आते जिंदा को पकड़ते। ठीक, सही बात है। तल्लक था तो पकड़ते तो सही, इनको पता था ना इसका तल्लक है। हाँ। तल्लक वाले को ये छोड़ते हैं। सही बात है। और मैं वही कह रहा हूँ कि जो किया उसके बाद आप आते ना घर पे की भी तो तलाशी लेते, यही होता है ना। बिल्कुल। उस ऐसे अगर कि दाइश जैसी जमात के साथ किसी का ताल्लुक हो तो उसके दोस्तों के दोस्तों को नहीं छोड़ते, जिससे ज़रा सा भी ताल्लुक होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ तो आपके घर पर ही नहीं आए, आपके घर की तलाशी नहीं ली।
पहले दौर में जब ऐसा होता तो रहा है ना, हमेशा से होता रहा ऐसा, फिर भी शहबाज शरीफ साहब पहुंच जाया करते थे। बुज़दार साहब ने क्या किया है? नहीं, हमजा साहब आए थे। हमजा साहब आए थे, बुज़दार साहब नहीं आए? नहीं। अलीम साहब आए? नहीं। राजा बशारत आए? नहीं, कोई नहीं आए। पीटीआई से कोई भी नहीं आया? आए थे, गवर्नर पंजाब आए थे। हाँ। आते आते ना उन्होंने कहा कि दुआ मांगेगी, दुआ मांगी और निकल गए। कोई पूछा नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कोई बात नहीं। मीडिया कंजम्पशन के लिए आए होंगे ना, लोगों को दिखाने के लिए आए होंगे। दिखाने के लिए। आपसे कोई बात नहीं की? आप लोगों से बात की कोई उन्होंने? हाँ, कहते थे कि आपको ना इंसाफ होता नज़र आएगा। आ रहा है? वो अब सड़कों पर हमें घसीटा जा रहा है, ठीक है। गवर्नर साहब, ये आपका इंसाफ होता हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। इमरान खान साहब कहते थे हम गरीब को ऊपर लेके जाऊंगा। खुदारा 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 ऐसे गरीब को ऊपर लेके ना जाना, ना जाना। गरीब के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बहन है, भाई है, बाप है, इसको गरीब ही रहने दो। आप वज़ीर साहब आप सही कहते थे ऊपर, ये क्या है, ये क्या कौन सा तरीका है? आप कहते थे कि वो पेशावर की पुलिस देख लें, मैं ठीक करूँगा। ये ठीक किया आपने? पेशावर की पुलिस भी ये करती होगी कि मैं पुलिस को ठीक करूँगा, ये करूँगा। ये ठीक किया आपने कि 69 शहरी को पुलिस रिफॉर्म के लिए एक करारदाद तक पास नहीं की इन्होंने। वही ना, इलेक्शन जीत कर आए इस एजेंडे पर। बिल्कुल। आज तक पुलिस रिफॉर्म्स के लिए किया क्या है? कुछ भी नहीं। पुलिस के लिए ये किया है कि आप 69 शहरी को मार के उनके ऊपर लेबल लगा दिया है दहशतगर्दी का, ठीक है, ताकि जो उनके लकीन हैं, जो पीछे वारिस हैं, वो ज़िंदा ही मर जाएं। ये साबित करने के लिए कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, दहशतगर्द नहीं हैं, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं होता किसी पे इल्ज़ाम लगा देना। जी, वो जो बोलते हैं उनको तो ज़रा तमीज़ ही नहीं है बोलने की। वो ऐसे बोलते हैं जैसे वो जाहिलाना तरीके से, ना कोई प्यार है ना हलाक है। वो जो क्या नाम है उसका, जिनके सर पे बाल नहीं है वो? नहीं, वो चौहान साहब जो हैं। हाँ, चौहान। हाँ। वो कल मैं ना पेट्रोल पंप पे बैठी थी, ये बच्चे ने खबरें लगाई तो कह रहा था ये निशान जो है ना वो दहशतगर्द है जी। मैंने अपनी ज़बान में कहा, मैं क्या तू कह रहा है ना कि दहशतगर्द है, किसी और ने तो नहीं कहा। तेरी पलीद ज़बान पे मेरे 5 वक्त बेटा नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, उसको तो दहशतगर्द कहता। अपनी पलीद ज़बान बंद रखे, वरना खुदा की लाठी बड़ी बेअबाद है। हम आपको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप वज़ीर हैं, हम मज़लूम हैं। हम अल्लाह के आगे इल्तिजा, मैंने उसी वक्त असर की नमाज़ उधर पढ़ी, 4 फ़र्ज़, और रोते हुए अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैं बड़ी गुनाहगार हूँ, मैं बड़ी स्याहकार हूँ, जो भी हूँ तेरे आगे इल्तिजा करती हूँ, तू मेरी इल्तिजा को कबूल कर। और मैं 1 घंटा उधर अंदर बैठे हुए रोती थी कि मेरे बेटे को ये सज़ा दी गई है कि वो नमाज क्यों पढ़ता था, वो कुरान क्यों पढ़ता था। अगर वो दहशतगर्द था, हम 25 साल से इधर रह रहे हैं, इधर ही वो बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, शादी सब कुछ हुआ, तो आज उसको फ़ौरन दहशतगर्द करा दें। उसकी 1 बच्ची है, उसकी बीवी है, वो क्या सोचती होंगी, क्या रोती हैं दिन रात उसकी जान को कि हमारे लिए ये तब्दीली लाए हैं। तब्दीली क्या लाए? पुलिस के कुछ लोगों ने जुर्म किया, हुकूमत उसके जुर्म को छुपा रही है। ये शरीके जुर्म है ना। अगर ये शराकतदारी नहीं है जुर्म की, तो फिर और क्या शरीके जुर्म होना है? इनको अपने वज़ीरों को समझाना चाहिए ना कि तो गलती की है, ऊपर से तुम ऐसे ऊँची चीज़ कहते हो दहशतगर्द। ये कोई तरीका नहीं है। कोई हलाक की ज़बान चलाएं। जी पढ़े लिखे, कैसे पढ़े लिखे जाहिर है। नहीं, एक माँ का दिल तो ना दुखाओ, पहले तहकीकात तो कर लो। अगर आपके पास सबूत हैं तो बता दो। मैं भरपूर तरीके से ये कोशिश कर रहा हूँ कि पीटीआई के ये मिनिस्टर्स जो अपनी मर्ज़ी से बाहर निकलते हैं, एक बयान दाखते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं। आए ना, सामना करें, बैठे ना, बात करें। हम पूछते हैं सवाल आपसे, बात करने को तैयार नहीं है, फ़ोन्स बंद किए हुए हैं। बात करें तो वक्त देते हैं, वक्त देने के बाद गायब हो जाते हैं। इनके पास जवाब नहीं है कि निकलते हैं, बात करते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं। सवालों के जवाब ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब हैं ही नहीं। बहरहाल
ये मुतासरा फैमिली, ये दोनों ख़ानदान एक साथ बैठे हुए हैं, बरसों का ताल्लुक़ है। अगर कोई भी इस मामले में दहशतगर्दी का अंसर था तो पहली चीज़ तो आपको मंजर आम पर लानी चाहिए थी यार, इसलिए हमने उस गाड़ी को रोका और उस पर फायर खोल दिया। पहले आप कहते हैं काले शीशे थे, स्पीड बहुत ज़्यादा थी, पीछा किया, नहीं रुके, आपके ऊपर फायर कर दिया, फिर आपने फायरिंग कर दी। हद तो यह है कि फॉरेंसिक का महकमा पंजाब का वो ये कह रहा है कि आपने उसे शवाहिद ही पूरे नहीं दिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट ही तैयार नहीं हो सकती, शवाहिद ज़ाया क्यों कर दिए गए। और फिर ये हुकूमत, नई हुकूमत, तब्दीली वाली हुकूमत जराइम पे पर्दा डाल रही है, शर्म आनी चाहिए। बहरहाल हम भी खड़े हैं, हमारे दीगर साथी भी साथ में खड़े हैं, हक़ाइक़ सामने लाते रहेंगे। आप सच बोलें, हम आपके साथ खड़े होंगे, मगर आप बात नहीं कर रहे। आप जो बोल रहे हैं उसमें दोगलापन है, उसमें गलत बातें हैं, उसमें हकीकत से बहुत दूर की बातें हैं। ऐसे वाक़यात हम करते रहें, रिपोर्ट करते रहें, हमें पता है इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, क्या क्या आप लोग करते हैं। मारने के बाद छुप नहीं जाते, ये हथकंडे इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। असल मसला है यही कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, पूरे मुल्क में कोई सूबा ऐसा नहीं है जहाँ से इस तरह की शिकायत मौजूद ना हो, और एक तवील अरसे से ये सब कुछ होता चला आ रहा है। कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जिसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के ख़िलाफ़ कवानीन बनाए हों और उन पर अमल दरामद किया हो। बेशक कवानीन तो मौजूद हैं मगर अमल दरामद नहीं होता। जब अमल दरामद नहीं होता और बार बार कराची से लेकर पेशावर तक हर जगह कभी ना कभी हम ये ज़रूर सुनते हैं कि पुलिस ने किसी शहरी को मार दिया, तो अब शहरियों के जहन में क्या है, क्योंकि अब तो बदला हुआ पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान है, नई हुकूमत है, नई सोच है, तो नए पाकिस्तान में नया पुलिस निज़ाम शहरियों के जहन में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है, ये वाक़या भी हो गया, इससे पहले आपने सुना होगा कराची में लोगों को मारा, नकीब को मार दिया, इंतज़ार को मार दिया, मकसूद को मार दिया। आप देखते हैं कि पेशावर से ऐसी ख़बरें आती हैं, केपी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ऐसी ख़बरें आती हैं। पंजाब में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, बहुत से पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके नाम मशहूर हैं। हाँ, कभी आबिद बॉक्सर हुआ करता था, हाँ, इस तरह के बहुत से पुलिस ऑफिसर हैं। ये सिलसिला है, तवील अरसे से चल रहा है, ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो बेइंसाफ़ी हुई है ना, बहुत बहुत बेइंसाफ़ी हुई है। अभी एक शरीफ शहरी है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, तो बिला वजह उनको मार दिया। जिन ऑफिसर्स को बरतरफ कर दिया, 302 के केस बना दिए, ये काफ़ी नहीं है क्या? नहीं, ये काफ़ी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। जिस जगह ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਾਲਦੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ उन्नी देर तक ये आवाम किसको देखें, हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने, जिन पुलिस एहलकारों ने गफलत की, जिन्होंने ये बर्बरियत की, उन पर 302 के मुकदमे बना दिए, ऑफिसर्स को बरतरफ कर दिया। मुकदमे कितनी देर तक चलणगे? ये तो सालों साल चलणगे। आप क्या समझते हैं ऑर्डर पुलिस के महकमे के अंदर? क्योंकि जब मॉडल टाउन का सानिया हुआ था तो फिर यही पीटीआई वाले लोग थे, कहते थे शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना चाहिए, राना सनाउल्लाह को इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो कहते थे नवाज शरीफ से पूछना चाहिए, और सबके नाम हैं उस मुकदमे के अंदर। क्या सियासी लोगों को इसमें मुलव्विस करना चाहिए या महकमे की सतह पर काफ़ी है? जिम्मेदारी इमरान खान दी, जो कहता नया पाकिस्तान होएगा, इंसाफ सब नूं नज़र आंदा नज़र आएगा। हुण दिखे कित्थे नज़र आ रहा, 2-3 दिन हो गए ने, सिर्फ उहदा नाम उहनूं मुअत्तल कीता ने, बाकी सब कुछ उसे तरह ही है। सारियां गल्लां छड्डो, मुतालबा है ही उस बंदे नूं, जिस बंदे ने आर्डर दिते ने ना, कमर साहब ने, जो भी है, उहनूं लिया के उस जगह ते साडे सामने कर देन, इन्हां दे बच्चियां दे सामने। इन्हां दे बच्चे नहीं, साडे बच्चे ने, साडे हमसाए ने, महल्ले 'च असीं रहने आ, सानूं पता है। मैं 2 दिन पहले इन्हां कोल सौदा लैके गया वां, वो खलील भाई कोलों सौदा लेकर गए। कहाँ से? ये 2 शटर जो हैं, ये दुकान है खलील और उनकी फैमिली का गुजर बसर इस दुकान से होता था, मगर आज ये दुकानें बंद हैं। जाहिर सी बात है, उनके यहाँ इतना बड़ा सानिया उनके ऊपर गुजर गया है, तो यहाँ पर ये सारे मोहल्लेदार हैं जो उनके मुतालिक बात कर रहे हैं। इनकी फैमिली को आपने कैसा पाया? फैमिली बहुत अच्छी है, हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। बाबा, आप कब से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ मुझे 22 साल हो गए। आप इनको कब से जानते थे? 22 साल से पहले। और जिशान वगैरह सबको, इनको भी जानते हैं। कैसे लोग हैं जिशान? अच्छे लोग हैं जी, उनमें ये कोई मसला मसाइल नहीं है, ये जो इन्होंने लिखते पढ़ते। तो बचपन का दोस्त था वो, बड़ा अच्छा दोस्त था वो, शुरू से जानते हैं हम किस तरह 5 वक्त नमाजी था वो। हाँ, नजायज़ कत्ल किया गया उसे।
इसकी सजा उसको। ज़ीशान के घर, क्योंकि आप दोस्त हैं ज़ीशान के, तो इस वाक़े से पहले ज़ीशान के घर में कोई लोग रुके हुए थे, ठहरे हुए थे? कोई मसला नहीं, छोटा सा उनका घर है, कोई गुंजान इलाका है सारा, ठीक है, छोटा सा घर है। अगर छोटी सी भी कोई हरकत हो ना, सब गली वालों को पता होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर बहुत बड़ा घर हो, वसी घर हो, कोई या कोई किराएदार हो, कोई नया आने वाला हो, कोई या कोई शायद उसका अजीज आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, ये बहुत पुराने लोग रहने वाले हैं। अब तो मोहल्ले वालों को पता भी है ये इसका कि ये अजीज आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई न्यूट्रल बंदा आएगा तो जाहिर है पूछेगा लो भाई क्यों आया, ये कौन है, कौन नहीं है। गलत हुआ सब। इंसाफ में अगर देर लगे तो फिर इंसाफ नहीं होता। वक्त जितना गुजरेगा, अगर आप ये समझते हैं कि ये मामला दब जाएगा, तो इतने सारे वाक़यात जमा हो चुके हैं कि ये मामलात अब रुकने वाले नहीं हैं। मैं खलील साहब के घर के अंदर मौजूद हूँ। छोटा सा घर है। घर को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुतवस्सित घराना इसी घर से निकल के साहिब खाना, उनकी अहलिया शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। मैं खलील साहब के घर में आ गया हूँ। ये बच्चे आपके जाने पहचाने हैं। कई मरतबा आपने देखा होगा इन बच्चों को सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इन बच्चों को फिर से इनसे कोई सवाल करूं और इनके जहन में वो तमाम तल्ख और दर्दनाक मनाजिर एक मरतबा फिर इनके सामने आएँ। बहुत छोटे बच्चे हैं ये, और जो कुछ इनके साथ हुआ, जो जुल्म हुआ, वो सब हमने देखा है। यहाँ लाने का मकसद ये है कि एक मरतबा ज़रा देखें तो कि खलील साहब, उनकी फैमिली कैसे रहती थी, कैसे रह रही है, आगे इन बच्चों के लिए क्या होगा। हुकूमत कह रही है कि हम किफ़ालत करेंगे। ख़ानदान मौजूद है, चचा मौजूद हैं, दीगर लोग मौजूद हैं, ये सब कर सकते हैं, मगर जो माँ बाप कर सकते हैं वो तो कोई भी नहीं कर सकता। तो अब इनके लिए क्या आप लोगों ने सोचा है, किसके साथ ये बच्चे रहेंगे? ख़ानदान में क्या जिसके साथ ये कहेंगे, इन चारों भाई इसको रखेंगे, जिसके साथ रहना चाहें। अब ये मैं आज इसको शिफ्ट करूँगा अपने कमरे में, इसको मैं कह रहा हूँ मेरे पास आओ, तो इसकी हिल नहीं सकता इस वजह से ना, जब से लेके आए इधर का इधर ही है। इनकी ज़िंदगी थी, ये अल्लाह ताला सेहत दे, इनको ज़िंदगी दे, सलामत रखे, मगर मारने वालों ने ये भी लिहाज नहीं किया था कि ये बच्चे ज़द में आ रहे हैं, और ये बच्चे ज़द में आए। गोलियां इनके जिस्मों को पार करती हुई निकली हैं, इनकी टांग से, उनके हाथ से। अपनी नौइयत का एक अजीब वाक़या है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बेटा किसके साथ रहोगे? कौन सी चचा के साथ रहोगे? कौन सी चचा सबसे अच्छे लगते हैं तुम्हें? सारे अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत ने कहा कि जी हम किफ़ालत करेंगे, इसका क्या मतलब लिया आप लोगों ने? क्या समझ में आया? क्या कह रही है हुकूमत? हुकूमत तो फ़िलहाल सबको बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है ना। जो भी अभी तक उन्होंने बात की सब झूठ पे झूठ बोला उन्होंने, ठीक है ना। तो अगर वो ये बात करती तो अभी तक हमें इंसाफ मिल चुका होता, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से कोई हमें कॉल नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। वो मीडिया पे जो आ रहा है वही हम देख रहे हैं, किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। तो कोई पॉलिटिशियंस भी आए आपके घरों पर? गवर्नर साहब आए थे? हाँ, सिर्फ गवर्नर साहब आए हैं हुकूमत की तरफ से। वज़ीर आला साहब आए? नहीं कोई नहीं आया। आपके वज़ीर दाखिला सिंध? नहीं, वो भी नहीं आए। गवर्नर दरअसल रियासत का नुमाइंदा होता है हुकूमत से बराह रास्त, वो कि उनकी हुकूमत की उनकी पार्टी के आदमी हैं। तहरीक इंसाफ की पार्टी से उनका ताल्लुक़ बहुत है। सरवर साहब का ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ की जमात से है, मगर जब वो गवर्नर के ओहदे पर हैं तो वो रियासत के नुमाइंदे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया आपके पास? नहीं, कोई। तवक्कुत थी आपको? क्या आना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था, हमसे हमारे दुख में शरीक होते कि भाई ये जो है चलो गलती हो गई है, जो भी हुआ है भाई आपके हम दुख में शरीक हैं,
तो चलो जो मरने वाले तो मर गए, अब हम जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा देंगे। जो आप मुतालबात करते हैं इंशाल्लाह हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई किसी ने अभी तक रब्ता नहीं किया। आज तकरीबन 7 दिन हो गए हैं, तो वो 8 दिन हो जाएंगे। किसी ने रब्ता नहीं किया। आपका बुनियादी मुतालबा क्या है? मुतालबा मेरा तो यही है हमारा सबका कि जो इसमें शामिल हैं उन्होंने 16 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया था कि जो 16 अफराद ने ऑपरेशन किया ना, वो 16 अफराद थे। तो अभी उन्होंने 5 के नाम शो किए हैं कि 5 को गिरफ़्तार किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 11 कहाँ पे गए? खुद ही आपने 16 अफराद कहा था ना, तो वो 11 कहाँ पे हैं? वो 11 भी सामने लाएं और उनको कानून के मुताबिक फ़ौरन जितनी भी जल्दी हो सकता है 1-2 दिन में। 1 महीना तो मांगा है मज़ीद तहक़ीक़ के लिए। तहक़ीक़ किस बात की कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। वो कर रहे हैं कि ज़ीशान का ताल्लुक़ दहशतगर्द ग्रुप से था। वो ये मानते हैं, हुकूमत मानती है कि उसका कोई ना कोई ताल्लुक़ दहशतगर्दों से था। चलो ठीक है, मान लेता हूँ वो उसका तल्लुक़ दहशतगर्दों से, तो मेरे भाई का तो तल्लुक़ किसी से नहीं है ना। उन्होंने तो मेरी फैमिली को मारा ना। चलो मैं उसकी बात नहीं करता, मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ। मेरी फैमिली का इंसाफ का। मगर आपकी फैमिली ज़ीशान के साथ थी। हाँ ठीक, तो वो पहले उन्होंने ज़ीशान को मारा, ठीक है। मेरे भाई ने कहा कि उसको क्यों मारा है भाई, जो भी लेना है ले लो, गाड़ी की तलाशी ले लो, जो करना है भाई करो, लेकिन फायर ना करो। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन जो भी दहशतगर्द को पकड़ता है उसको मारता नहीं, पहली बात तो ये है। उसको मारता नहीं, उसको पकड़ते हैं ताकि उसका नेटवर्क पता चल सके कि वो किस एजेंसी से है, कहाँ पीछे उसके कौन कौन है। दूसरी बात, अगर उसको मार भी दिया है तो फ़ौरन उसको गैब नहीं करते, वो बहुत सी बाउंड्री लगाते हैं, वो एरिया को कवर करते हैं। तो जो भी सामान निकले वो मीडिया के सामने फ़ौरन शो करते हैं कि भाई ये हमने दहशतगर्द मारा है। बाकी फैमिली थी वो चलो अनजाने में मारा तो उन्होंने जानबूझ के है, जानबूझ के। वो तो उसमें वो जो छोटी बेटी शुबा ही नहीं है। हाँ, जो छोटी बेटी थी वो बच गई थी, पहली फायरिंग से वो बच गई है। इस बच्चे लोगों बता रहे कि 2 बार फायरिंग हुई है, ये नहीं समझ आ रही कि 2 बार फायरिंग की हुई है, ठीक है। पहले बहुत हुई। फिर मैंने इस बच्चे से पूछा कि बेटा आपको कुछ याद है कि दूसरी बार फायरिंग की हुई? उसने मुझे बताया चाचू जो बहना थी वो जिंदा थी, बहन जिंदा थी। उसने गाड़ी में निकाला, वो जिंदा थी। उन्होंने एक दूसरे को गाली निकाल के कहा कि इसको क्यों छोड़ा है, ये बयान दे देगी, ये हमें पहचान लेगी, इनको भी मारो। फिर उन्होंने वैसे धक्का दे के गाड़ी में फेंक के फिर दूसरी बार फायरिंग की। हुकूमत की जानिब से जो कुछ किया गया है उस पर आप मुतमईन हैं? उन इकदाम पर मुतमईन हैं आप? मुतमईन तो मैं ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ नहीं तो मुतमईन ही कादी है। सब अच्छे की रिपोर्ट है। पुलिस वालों को मुअत्तल किया है, 302 के मुकदमे बनाए हैं। मैनू की पता बने कि नहीं बने, मैं तो बैठा हाँ। तू हूँ आया, मैनू पता है ना भी तू मेरे को आया, तो मैंने पूछन डे तो जो मेरे को आया ही नहीं, गया नहीं, मैनू की पता की है। सही। अच्छा, ये पूरा वाक़या मीडिया पर देखा है आपने, डिस्कस होते हुए मुख्तलिफ व्यूज़ भी आपके सामने, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। इस वाक़े का असल ज़िम्मेदार आप समझते किसको हैं, किसको सज़ा मिलनी चाहिए? असल तो वाक़या दा हुंदा जिहड़ा हुंदा पिछों आर्डर करदा, ये पता नहीं हुण मैनू कौन करदा, हवालदार करदा, सिपाही करदा, तो नहीं सिपाही तो बेचारा आर्डर का पाबंद है। किसी अफसर ने उन्होंने आर्डर देना है तो उन्हें जाके काम करना है, ठीक है। और उसके खिलाफ आप क्या समझते हैं कि मुकदमा उसका 302 का केस बनना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उन्हें सजा तो होनी चाहिए। एक थोड़ा जी काम तो नहीं, 3-4 लाशां कराई हैं। और जो दुख है वो आप से बेहतर तो कोई उसको महसूस कर ही नहीं सकता। बच्चे पालना, बड़ा करना उनको कोई मामूली बात नहीं है, और फिर इस उम्र में आकर उनका साथ छूट जाए वो भी इस तरीके से। हुकूमत की तरफ से जो कंपनसेशन की बात की है, मुझे शर्म आती है इस तरह की बातें करते हुए, मगर क्या करें कि हमारे सिस्टम का हिस्सा है। आप समझते हैं कि कुछ ठीक रवैया है?
ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਠੀਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਗਲਤ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੇਗਾ तो ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ भाई, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ठीक है। जो तो ये काम हो गया मेरे ना तो कोई तामन भी नहीं। आपसे कभी किसी की कोई बात नहीं हुई? जे हुई भी है तो अमल दरामद ही कोई नहीं। क्या बात हुई आपकी, किससे बात हुई है? अपना गवर्नर साहब आए सी, ठीक है, उन्होंने आख्या भी इन्ना चेर वेखो असी ਇਹਦਾ कोई ना कोई हल कढ़ देना। क्या हल कर देंगे? पता नहीं हुण की कढ़िया ने, सारे पता लग गया भी हल कोई भी निकले। उन्होंने तो एक जगह पे कहा कि दुनिया भर में ऐसे वाक़यात होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है ऐसा। एक जगह पे तो उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर साहब ने एक जगह पर उनसे सहाफ़ियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात दुनिया भर में होते हैं, हो जाते हैं। साढ़े सामने तो नहीं ना किया, मैं तो अपनी गल करना है। आपसे उन्होंने कहा कोई हल निकालते हैं? हाँ जरूर। क्या हल निकालते हैं ये नहीं पता। असी मदद करने पूरी, जिवें मेरे को हुई मैं मदद करांगा। क्या उनके कुल है, क्या करेंगे? कोई मदद नहीं हुई, कोई गल नहीं, बात नहीं, उस दिन गए कुछ भी नहीं। मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियां और पुलिस के वो हथकंडे जिनसे अवाम तंग आ चुके हैं। अवाम इनका खात्मा चाहते हैं। अवाम ये चाहते हैं कि एक जदीद पुलिस पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो। मौजूदा हुकूमत का वादा भी यही था, मगर ये वादा अब तक वफा होता नजर नहीं आ रहा। और यकीन कीजिए, जब तक एक जदीद पुलिस का क़याम पाकिस्तान में अमल में नहीं आता, उस वक्त तक इस तरह के वाक़यात शायद होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।